वेलकम गाइस डेयर टू ड्रीम चैनल। हम लोग टारगेट 2025 को लेके चल रहे हैं और अभी हमने इंडियन पॉलिटी शुरू करी है। इंडियन पॉलिटी में हम लोगों ने जो एक्ट्स हम लोग ख़त्म कर चुके हैं वो आपके 17 1773। देन उसके बाद हम लोगों ने ख़त्म किया 81, 1784। उसके बाद हमने 1786 पढ़ा। फिर हम लोगों ने 1786 के बाद चार्टर एक्ट्स पढ़े। चार्टर एक्ट ऑफ 1793। फिर 1813, 1833 एंड 1853। ये हमने चार्टर एक्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, 4 चार्टर एक्ट थे टोटल आपके। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको। अब आपका हम लोग जो पढ़ने वाले हैं 1857 में क्या होता है। 1853 के बाद 1853 से पहले जो कंट्रोल होता है, अगर हम बात करें 1853 से पहले जो कंट्रोल होता है वो, या 1853 तक, वो ईस्ट इंडियन कंपनी का रहता है। 1857 में आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी फेल हो जाती है और रिवॉल्ट शुरू हो जाता है। रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह भी बोलते हैं इसे हिंदी में। और इसके बाद से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट पावर में आ जाती है। ठीक है, डायरेक्ट पावर में आ जाती है। समझ में आया? तो अब बात करते हैं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्यों हुआ था। वो हिस्ट्री का टॉपिक है, हम उसे अभी नहीं छुएंगे। हम सीधे बात करेंगे 1857 के बाद क्राउन रूल लगता है, और जिसे हम लोग पढ़ते हैं 1858 और 1947 तक। ठीक है, इतने ड्यूरेशन में जिस ड्यूरेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट राज रहेगा, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक्चुअल कॉलोनी बन जाएंगे इस ड्यूरेशन के लिए। 1947 में हमें आज़ादी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं। सिपाही म्यूटिनी होती है। ठीक है, सिपाही म्यूटिनी आपकी मेरठ से शुरू होती है। पहला इंडिपेंडेंस वॉर भी बोलते हैं इसे। इसने एक्चुअल में किया गया कि हमारी जो युद्ध था, हमारा जो, अगर हम बोलें युद्ध था उस ड्यूरेशन में, ठीक है, उसके काफ़ी सारी इश्यूज हो रहे थे। पहला था आपका वो एजुकेटेड हो रहा था, एजुकेटेड हो रहा था, जॉब लेस थी, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं थी, सप्रेशन था। ठीक है, इंडियंस का हर जगह पर सप्रेशन था, सप्रेशन हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें और क्या हो सकता है हमारा, हाँ, हमारी रिलीजियस जो मेन जो चीज़ थी, रिलीजन व्यूज़ को वायलेट किया जा रहा था। वायलेट किया जा रहा था कैसे? जो बहुत बड़ा मेन रीज़न था इस विद्रोह का, वो था आपका काओ प्लस पिग स्किन यूज़। ठीक है, इनका यूज़ होगा किस में, आपके बुलेट्स बनाने में। बुलेट्स का जो एक रैपर होगा, यहाँ पर इसके अंदर बुरादा भरा जाता है, इसके ऊपर की जो खाल होगी इसको बनाया जाएगा। तो इसने हमारी सिपाही म्यूटनी शुरू करवाई, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर भी बोलते हैं। और इसमें एक लोगों की जो सोच थी उसमें थोड़ा सा बदलाव आया। तो इस बदलाव को टैकल करने के लिए हमारे ब्रिटिश कंपनी ने क्या कहा कि अब हम इंडियंस की हेल्प से रूल करेंगे। तो रूल इंडियन, सॉरी गाइस, रूल इंडियन विद द हेल्प ऑफ इंडियन। ठीक है, तो ये बदलाव आया। ये एक मेन रीज़न था कि इंडियंस को अब इसके बाद आगे एसोसिएट किया जाएगा ब्रिटिश सर्विसेज से। ठीक है, तो जैसे जैसे अब डेवलपमेंट होंगे, अब हम देखेंगे कि इंडियंस का रोल धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है गवर्नेंस में, और हम लोग धीरे धीरे करके सेल्फ गवर्नेंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी सीरीज में शुरू करते हुए सबसे पहले आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 आ गया। इसमें क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसका ऑफिस को किया गया ख़त्म। ठीक है, और उसको रिप्लेस कर दिया गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया से। ठीक है, अब वाइसरॉय ऑफ इंडिया क्या होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नीचे काम करेगा। ये एक ऑफिस होगा जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का डायरेक्ट मेंबर होगा। एक, अब हुआ क्या भाई, ब्रिटिश कैबिनेट ने एक ऑफिस बनाया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एसओएस। ठीक है, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का भी मेंबर होगा, और यही आपका वाइसरॉय होगा। अब ये, और वाइसरॉय की पहले क्या थी, हमारी गवर्नर जनरल की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। ठीक है,
तो अब क्या होगा, वाइसरॉय की एक 15 मेंबर की काउंसिल होगी। ये चीज़ समझ में आई। तो इससे पहले अभी क्या चल रहा था, हमारा बंदोबस्त क्या चल रहा था, अगर हम बात करें, इससे पहले चल रहा था हमारा गवर्नर जनरल की दो काउंसिल हो गई थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये 6 मेंबर की थी। अभी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ये रिप्लेस होगी आपकी वाइसरॉय की 15 मेंबर की काउंसिल से। समझ में आया। और इसके चेयरमैन कौन होंगे, खुद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, ये पावर सीधे ट्रांसफर हो गई सीधे वाइसरॉय और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। ठीक। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अबॉलिश कर दिया गया, खत्म। इनका कोई सेंस नहीं बनता। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ना तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रही ना ही कमर्शियल बॉडी रही। ठीक है। अब इट्स जस्ट अ कंपनी जिसके पास अधिकार हैं ट्रेड करने के, वो भी मोनोपोली नहीं है मोन। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, कि हम लोगों ने इतना सारा चेंज आया, तो इसमें इस एक्ट से हमें ये मालूम पड़ा कि कहीं कोई सब्सटेंशियल चेंज किया गया गवर्नमेंट में, नहीं किया गया। ठीक है। इन एक्ट्स, हम आगे धीरे धीरे ऐसी पॉलिसीज देखेंगे जिनसे हमें ये मालूम पड़ता है कि एक्चुअल में अब जो ब्रिटिश की पॉलिसीज होंगी वो इस तरीके से बनेंगी कानून की, कि जिसमें हमारे रिसोर्सेज का दोहन हो सके या यूज़ एक्सप्लॉयटेशन हो सके, और उस एक्सप्लॉयटेशन का फ़ायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिलेगा, ब्रिटिशर्स को मिलेगा। ठीक है। तो अब हम फटाफट से इसमें रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858। 1857 में हम लोगों को बोला जाता है नहीं नहीं हम आपके लिए काम करेंगे। अब क्या करेंगे, हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को डायरेक्ट हटा रहे हैं, उसकी जगह वाइसरॉय आ रहा है। ठीक है। वाइसरॉय कौन होगा, डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट कैबिनेट का मेंबर होगा। तो एक तरीके से ये हमारा रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है यहाँ पर, कहाँ पर, ब्रिटिश कैबिनेट में। ठीक है। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने नहीं इलेक्ट करी है, दे आर गोइंग टू नॉमिनेट इट। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने हमारे बारे में सोचना शुरू किया। अब सारे मैटर्स कौन देखेगा, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा और वो वाइसरॉय उसके नीचे काम करेगा, और उसकी एक काउंसिल होगी, तो यही संभालेंगे। कंपनी की पावर खत्म कर दी, गवर्नमेंट में कोई ऐसा चेंज आया नहीं। ये 1858 का एक्ट था। इसके बाद हम बात करते हैं काउंसिल एक्ट्स। पहले चार्टर एक्ट थे 4, अब काउंसिल एक्ट है 3। अब ये कहाँ कहाँ पर है हम लोग पढ़ लेते हैं फटाफट से। 1861 का है, फिर 1892 का है, 1909 का है। ठीक है। तो लगभग लगभग अगर बात करें तो अब ये करीबन 28 साल का गैप है। ठीक है। और ये 8 ये हो गए और ये 9, 17 साल का ये गैप है। ठीक है। तो 30-15 से आप इसे याद कर सकते हो कि इतना लगभग लगभग गैप है दो काउंसिल एक्ट के बीच में। 1861, ठीक है, 1892, 09, या फिर आप इसे एक मोबाइल नंबर की तरह भी याद कर सकते हो, 09 92 61। ठीक है, 099261। ये हमारी ईयर की एज है। ठीक है, सॉरी साल है। ठीक। अब 1861 के एक्ट की हम बात करते हैं, फटाफट से पढ़ लेते हैं क्या है। ठीक है। तो जो वॉइसरॉय होगा हमारा, वो नॉमिनेट करेगा कुछ इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ये चीज़ समझ में आई। मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है अभी वो चल रही है। अब 1861 में एक आ गया कि वाइसरॉय ही नॉमिनेट करेगा कुछ मेंबर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लॉर्ड कैनिंग हमारे बताया कि, अब एक लॉर्ड कैनिंग ने बताया कि राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, इन्होंने इन तीनों लोगों को सबसे पहले नॉमिनेट किया गया। ठीक है, चार थे, बनारस के राजा थे, पटियाला के राजा थे और दिनकर राव जी थे। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के तो पहले 3 इंडियंस जो हमारे एसोसिएट होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल से, वो ये थे। उसके बाद इसने डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया। कैसे भाई, आपकी पावर रिस्टोर कर दी बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की। मतलब अब वो अपने एरिया में क्या बोलते हैं कानून बना सकेंगे। ये चीज़ समझ में आई। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है कई 1862 में, और 1897 और 1886 में 3 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती हैं। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल की और पंजाब की। ठीक है। अभी बताऊंगा इनके पीछे क्या रीज़न है। वॉइसरॉय ने रूल्स बनाया, वॉइसरॉय रूल्स बना सकता है कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के। ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम भी वही बनाएगा वॉइसरॉय। ठीक।
और काउंसिल ऑफ मेंबर को अथॉरिटी होगी कि वो फाइनल ऑर्डर इशू कर सकें। ये चीज़ समझ में आई? फाइनल वॉइसराय आपका ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, ठीक है। उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल की कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, और 6 मंथ कम से कम लाइफ होगी उस ऑर्डिनेंस की। अब इससे हुआ क्या, देखो भाई, लॉर्ड कैनिंग इसने बोला कि वाइसरॉय नॉमिनेट करेगा कुछ इंडियंस को। इसका मतलब क्या है, इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन हो गई। इंडियन की रिप्रेजेंटेशन हो गई, बट कैसी रही, नॉन इलेक्टेड। अब इन लोगों को जब अपॉइंट किया गया है, ना तो ये आपके पब्लिक फिगर थे, पब्लिक फिगर नहीं थे, ना ही ये जनता का ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि राजा ऑफ बनारस अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा, महाराजा ऑफ पटियाला अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे, और सर दिनकर राव वॉज अ नेशनलिस्ट। ओनली एक की प्रेजेंस से काउंसिल कैसे काम करेगी? ऑलरेडी यहाँ पर 6 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, और कुछ इनके क्या बोलते हैं 3 मेंबरों को हम लोगों ने अपॉइंट किया है। तो एक तरीके से ये हो गया कि मतलब अ, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, है ना। तो अब बात करते हैं हम लोग स्टार्टेड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन कब जरूरी होती है? जब हमें लगने लगता है कि हमारा एरिया बड़ा है, तो अगर हम डिसेंट्रलाइज कर दें पॉलिटिकल यूनिट्स में, तो बेटर तरीके से हम एडमिनिस्टर कर सकेंगे एक स्पेसिफिक एरिया को। आप ऐसे सोचिए, ये हमारी सुपर पावर, इसके नीचे 2 सब पावर इसकी। इसकी अगर इसको अगर पूरे एरिया में रीयूज करना है, तो ये अपना एक नेटवर्क बनाएगा। ये पूरा एरिया अगर सपोज करो, सपोज करिए ये एक स्क्वायर एरिया है, ठीक है, और ये आपके ग्राफ्स हैं। अगर मुझे पूरा एरिया कवर करना है, तो मैं या तो एक बड़ा गोला बना लूं, या मैं एक छोटा गोला बना लूं और उस एक गोले को कंट्रोल दे दूं, और वो जो बाकी गोले को कंट्रोल करे, है ना। तो इट्स जस्ट लाइक अ कॉलोनी सिस्टम, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन शुरुआत हो चुकी है, सेंट्रल में हमारा मेन हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी, और लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई प्रोविंसेस में। और ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन कैसे किया गया? भाई नई लेजिस्लेटिव काउंसिल आएंगी। नई लेजिस्लेटिव काउंसिल आने का मतलब है नई नई टेरिटरी बनाना। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस अलग कर दिया, बंगाल अलग कर दिया, पंजाब अलग कर दिया, ठीक है। अब वॉइसराय क्या कर सकता है? ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता है। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर, डिस्पाइट कि अगर ये लोग हमारी रिप्रेजेंटेशन रखते हैं, तो इनके डिसीजंस या इनकी रिकमेंडेशंस पहली बात तो एक्सेप्टेड ही नहीं होंगी। दूसरी चीज़, सपोज करिए अगर कंसिडर भी, एक्सेप्ट करना गलत होगा, कंसिडर भी किया जाता है किसी बिल के अंदर, तो वाइसरॉय हैज़ द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस ओवर इट, टू रिजेक्ट इट, ठीक है। फिर उसके बाद काउंसिल, पूरे लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो बिजनेस ट्रांजैक्शन की जो पावर होगी, वो वॉइसरॉय के पास होगी। यहाँ पे कोई स्पीकर तो है नहीं जो आजकल के जैसे पार्लियामेंट में बिजनेस कन्वीनियंट के रूल्स बनाए। ये पहले कौन था? वॉइसरॉय था। तो वॉइसरॉय के पास ही पावर होगी। ये चीज़ समझ में आई? ये हो गया आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 फिनिश। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। नेक्स्ट जो काउंसिल एक्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।